हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे कैपेसिटर वाले लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ कैपेसिटर देखे थे, इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब इसके अंदर कैपेसिटर के अंदर कितना एनर्जी स्टोर्ड होता है, अब हम इस पर डिस्कशन करेंगे। अब ध्यान से देखिए, एक कैपेसिटर लिए जिसके बीच का गैप को डी रखें। शुरुआत में इसके गैप को हम क्या करें, बहुत ही मिनिमाइज करेंगे, मतलब कि शुरुआत में इसके गैप को हम डी नहीं रखेंगे। शुरुआत में इसका जो गैप है 0 से लास्ट में हमको डी तक पहुंचाना है। तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि इस कैपेसिटर में जिसके बीच का गैप 2 प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट दूसरा नेगेटिव प्लेट, एक पे अगर प्लस क्यू चार्ज है दूसरा पे माइनस क्यू चार्ज है, तो वो हम देख रहे हैं। तो 0 से इंक्रीज करके डी तक पहुंचाने में, यानी इंक्रीज्ड बाय डी, सो हाउ मेनी एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसमें अगर आप लिखिएगा तो कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर parallel plate capacitor with capacitance C, with capacitance C, C इसका कैपेसिटेंस है, प्लस Q चार्ज is distributed on either side, plus Q charge is distributed on either side of this conducting plate, of this conducting plate. Conducting plate. So we have to find the energy, potential energy stored in capacitor during this process। और इसमें शुरुआत में आपको एक चीज और इसमें एज्यूम करके चल रहे हैं, इनिशियली separation between two plate is negligible, 0 या और negligible। शुरुआत में इसके गैप को हम 0 ले रहे हैं, या उसको आप नेग्लिजिबल भी ले, एंड फाइनली सेपरेशन between them is D। लास्ट में इसके बीच का गैप D होगा। तो हमको क्या निकालना है, इसमें हमको निकालना है कि इसमें कितना एनर्जी, वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, या इसको आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही इसमें पोटेंशियल आ रहा है। तो आपको ये भी निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, या इसको पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं, इस कैपेसिटर में ड्यूरिंग, इनिशियली में इसके बीच का गैप
नेग्लेजिबल लिए हैं। फाइनली इसके बीच का गैप क्या हो गया, सिंपली डी हो गया। अब किसी एक साइड पे, आइदर साइड लिखें, आइदर किसी भी एक साइड पे हम प्लस क्यू चार्ज लिए हैं, किसी दूसरे साइड पे माइनस क्यू चार्ज। अब ध्यान से देखिए, एक पे प्लस क्यू है, एक पे माइनस क्यू, सिंपली है इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कुछ ना कुछ आएगा, डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, ये आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब इसके वजह से, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कहते हैं, इसके वजह से इसमें कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है, जबकि दोनों प्लेट के बीच का गैप हम डी लेके चल रहे हैं। अब हम करेंगे किस टाइप से निकालेंगे, पहले तो हमको ये पता करना चाहिए कि इसके बीच का गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकलेगा तभी हम पोटेंशियल पे कमेंट कर सकते हैं। तो इनिशियली हम ये सब जितना भी देख रहे हैं, ये हम इनिशियली क्या लिए है, एजम्पशन। एजम्पशन क्या है कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस इसका सी है, कि इस पे चार्ज है, क्यू चार्ज है, कैपेसिटेंस सी है। अब क्या किए, किसी एक सरफेस पे, एक कंडक्टिंग सरफेस, जब भी हम कैपेसिटर की बात करें तो याद रखिएगा कंडक्टिंग सरफेस ही होगा। तो कंडक्टिंग सरफेस के किसी एक साइड पे हम प्लस क्यू चार्ज दिए हैं। हमको क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इनिशियली सेपरेशन बिटवीन देम, बिटवीन टू प्लेट इज जीरो और नेग्लेजिबल, एंड फाइनली द सेपरेशन बिटवीन देम इज डी। तो ये आपका है एजम्पशन। अब हमको जाना है इस पे पोटेंशियल एनर्जी पे। जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम पहले निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस कैपेसिटर, इन दिस पार्टिकुलर कैपेसिटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, जैसा कि हम बताए थे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिए, दो चीज हम आपको बताए थे, इस पे हम सेपरेट लेक्चर लिए थे, उसमें हम दो चीज बताए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जब ये वाला हम बताए थे इनफाइनाइट सीट के लिए, इनफाइनाइट सीट या लार्ज सीट की, और हम एक और इलेक्ट्रिक फील्ड बताए थे, वो बताए थे सिंपली सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हम बताए थे कंडक्टिंग सरफेस के लिए। तो आपको लग रहा होगा कि हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस दोनों बीच में हम लिख के गलत किए, गलत नहीं किए। आप एजम्पशन अगर ध्यान से पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इन दिस कैपेसिटर यू विल हैव टू फाइंड द सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि किसी एक सरफेस पे, हम इसीलिए कहें कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट नॉट फॉर्मूला, क्योंकि कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। यहाँ पे क्या लिखा है, आइदर साइड, किसी एक साइड पे हम प्लस क्यू चार्ज दिए हैं, तो अब एक सरफेस पे देंगे और भी कंडक्टिंग लिख दिए हैं। तो अगर कंडक्टिंग का हम कंसेप्ट बताए थे पिछले लेक्चर में, तो कंडक्टिंग के लिए हम बताए थे कि कंडक्टिंग में जब भी चार्ज हम देते हैं तो वो चार्ज पूरा सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसीलिए इसको कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग का केस हम दोनों लेके चलें। तो आपको कायदे से लगेगा कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये तब होता जब दोनों अलग अलग, मतलब ये तब हो रहा था जब उसके केस में अलग किए थे। तो इस केस में किसी एक सरफेस पे अगर क्यू गया, तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं, क्यू गया, अब इसका सरफेस तो ऐसे देखने को लग रहा है, लेकिन इसका सरफेस कुछ ऐसा रहेगा। सरफेस इसका अगर आप बनाइएगा तो कुछ ऐसा सरफेस रहेगा, इस टाइप से इसका सरफेस बनाइएगा। तो ये सरफेस है जिसपे आप कितना चार्ज दे रहे हैं, जिसपे आप क्यू चार्ज दे रहे हैं। क्यू चार्ज इज आइदर साइड, किसी एक साइड में अगर आप दीजिएगा, दोनों साइड में क्यू चार्ज नहीं है, अगर दोनों साइड में अगर क्यू चार्ज होता तब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये होता, सिग्मा बाय सिंपली एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हम किसी एक साइड पे दे रहे हैं, और दूसरा क्या है, कंडक्टिंग सरफेस है। कंडक्टिंग कैसे, सिंपल सा बात है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटर के जब भी बात है तो कंडक्टिंग अगर नहीं होगा तो चार्ज का फ्लो ही तो नहीं होगा। तो इसमें आप समझिए कि किसी एक साइड पे हम क्या किए हैं, क्यू चार्ज दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, एक सरफेस पे क्यू बाई 2 और दूसरे सरफेस पे क्यू बाई 2, दोनों तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। एक सरफेस पे इधर क्यू बाई 2 बचेगा, और इसके अपोजिट वाले सरफेस जो कि प्लेन से आपको दिख नहीं रहा होगा, तो वो उसके साइड में भी क्यू बाई 2। जब क्यू बाई 2 हो जाएगा तो जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। कंफ्यूजन का सवाल नहीं है कि ये नॉन कंडक्टिंग का केस है ये कंडक्टिंग का ही केस। अब ध्यान से देखिए, कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला इज नॉट इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से देखते हैं इसका हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या हम लिए हैं,
एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिए हैं जिसका कैपेसिटेंस C है, चार्ज उस पे हम उसके पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज हम दिए हैं +q, एग्जैक्टली नेगेटिव प्लेट पे चार्ज दिए हैं -q। वी विल हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इनिशियली सेपरेशन between two plate is negligible and finally separation between them is D। अब हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम देख लिए। अब ध्यान से देखते हैं कि इसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा। तो एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एनर्जी के लिए हम करेंगे इंटीग्रेशन वैसे करते हैं, इसमें भी वही करेंगे, लेकिन इसमें एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट है तो सिंपली हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है V होगा। अब इस पॉइंट को आप A ले लीजिए नेमिंग के लिए, A इसको B, सो VA माइनस VB दैट इज इक्वल टू E इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू D। एक तो ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल निकालने का। अब ध्यान से देखिए, एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि हमको निकालना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। वी विल हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर। सो पोटेंशियल की आप ध्यान से देखिए, फोर्स बराबर आपको जब इलेक्ट्रोस्टैट में बताया जाएगा या बताया, हम उस पर लेक्चर डाल दिए हैं डायरेक्ट। सो फोर्स इज इक्वल टू QE वेयर Q इज अ चार्ज ऑन आइदर साइड ऑफ ए कैपेसिटर, आइदर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। चार्ज तो Q होगा, अब पॉजिटिव नेगेटिव तो बस नेचर अलग अलग है। तो फोर्स का वैल्यू ये आया। फोर्स आपको पता है तो ध्यान से लेके, जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी किसी का निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, वर्क डन निकालते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमारा होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। क्योंकि आप ध्यान से देखिए, शुरुआत में कुछ कैपेसिटर का समझिए कि सिचुएशन कुछ ऐसा रहा होगा, इसके गैप आप समझिए नेग्लेक्जिबल था, इतना छोटा सा गैप था, इस गैप को आप नेग्लेक्जिबल ही समझिए, x गैप था। इसको बढ़ा के लास्ट में हमने इसको इसमें ट्रांसफर किया। तो इस प्रोसेस में, इस एंटायर प्रोसेस में कितना पोटेंशियल एनर्जी हमको एक्सटर्नल एजेंट बाय एजेंट कितना यूज करना पड़ा वो हमको निकालना है। सो एनर्जी स्टोर्ड, और वही जो एनर्जी है कैपेसिटर में स्टोर हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, यही जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगा जो एजेंट वर्क करेगा। सो फोर्स आपको पता है, अब हम निकालेंगे वर्क डन। फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू E। Q क्या है, चार्ज है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब ध्यान से देखिए, फोर्स भी, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या होता है, F डॉट S। अब ध्यान से देखिए, वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट S, मतलब बीच का डिस्प्लेसमेंट, F डॉट S। अब ध्यान से देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, अब विथ नेगेटिव साइन। अब इसमें नेगेटिव साइन कैसे आएगा ये भी हम बताते हैं। F डॉट S सिंपली होता है डॉट प्रोडक्ट होता है किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। अब ध्यान से देखिए, जब भी एक्सटर्नल एजेंट इस पे वर्क करेगा, ये चाहेगा क्या, इसके बीच का गैप कम रहे, लेकिन हम उसको फोर्सफुल्ली उसके गैप को x से इंक्रीज करके d ले जा रहे हैं। यानी कि वी इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन टू कैपेसिटर, सेपरेशन बिटवीन देम इज इंक्रीज्ड बाय d। इंक्रीज किससे कर रहे हैं, d से। तो कितना वर्क डन होगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, फोर्स जो है कांस्टेंट है, जब फोर्स कांस्टेंट है तो अब लिख देंगे F डॉट S। अब दोनों के बीच में एंगल क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। अब ध्यान से देखिए, फोर्स जो है जिधर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाह रहा है, सिंपली बात है, ये क्या चाहेगा, ये कैपेसिटर में आप थोड़ा सा सोचिए, कैपेसिटर क्या चाहेगा, सिंपली बात है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्टिंग फोर्स है, ये इधर जाने के लिए बेताब है, वो इधर आने के लिए, मतलब दोनों में अट्रैक्शन है। तो अट्रैक्शन के वजह से ये दोनों एक दूसरे के पास आना चाहेगा। जबकि एजेंट क्या कर रहा है, उसको एजेंट का काम क्या है कि उसके बीच के नेग्लेक्जिबल गैप को डी गैप बना दे। सो इसके बीच का जो गैप है x से, इसका गैप इंक्रीज करके d हो रहा है। सो एक्सटर्नल एजेंट क्या कर रहा है, उस फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। तो जब अगेंस्ट वर्क कर रहा है तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि फोर्स जिधर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली उधर हो नहीं रहा है,
उसके अगेंस्ट में हो रहा है। सो एफ डॉट एस कॉस 180, यानी फोर्स हम लगाएंगे, फोर्स इसको इस डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाएंगे एफ फोर्स, तो इसका डिस्प्लेसमेंट मतलब हम उसके अगेंस्ट वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हैं, इसीलिए ये जो वर्क डन जो है नेगेटिव आ गया दोनों के बीच में 180 का। बाकी एफ डॉट एस, एफ बी आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा नेगेटिव। अब इसी को लिखते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या एजेंट। एजेंट कितना किया, एजेंट कितना वर्क डन किया, ये तो एक्सटर्नल एजेंट वही वर्क डन बाय एजेंट, तो ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि सिंपल सा बात है दोनों के बीच में एजेंट जब करे तो ये नेगेटिव साइन वहां पे कंज्यूम हो जाता है, नेगेटिव साइन यहाँ कंज्यूम हो जाएगा, यहाँ सिंपली हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन आया क्योंकि दोनों के जिधर मीडियम चाह रहा है उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, तो अगेंस्ट कर रहे हैं उसके लिए ये नेगेटिव साइन है, क्योंकि दोनों के बीच में पाई डिग्री। अब ये आना इधर चाह रहा है, हम उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, तो सिंपली है कि जिधर मतलब अगेंस्ट कर रहे हैं इसलिए ये नेगेटिव साइन आया। अब ध्यान से देखिए, लेकिन एजेंट तो पॉजिटिव वर्क किया, तो एजेंट का वर्क डन हो जाता है एफ डॉट एस। एफ भी आपको पता है, एस क्या है, दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट डी। एफ आपको क्या पता है, क्यू इंटू ई, तो बस पुट कर दीजिए, तो ये आपका आ गया वर्क डन। अब ध्यान से देखिए, आपको ई भी पता है, क्यू भी पता है। अब इसको थोड़ा सा और इजी करें तो क्या हो जाएगा, इसको अगर थोड़ा सा इजी करें तो क्या आ गया आपका वर्क डन, वर्क डन बाय एजेंट या एक्सटर्नल एजेंट। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स हम उसके अगेंस्ट लगा रहे हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसके अगेंस्ट में कर रहे हैं, यानी इस जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के हम अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ये दोनों से पास आना चाह रहे हैं, हम इसको दूर ले जाना चाह रहे हैं, इसीलिए नेगेटिव नेगेटिव लास्ट में पॉजिटिव हो गया। अब सिंपली अब इसको हम क्या करेंगे, इजी कर लेंगे, बाकी तब कुछ बचा नहीं। अब इसको इजी कर लीजिए, सिग्मा का क्या वैल्यू होगा, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये हम बताए थे पहले। सिग्मा का जो वैल्यू होता है क्यू बाय एरिया। तो अब बस इसको हम क्या करेंगे, सिंपली क्यू को रहने दीजिए, क्यू एप्सिलॉन ई इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वहां से हम रख देंगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये आ गया। अब सिग्मा को लिख देंगे क्यू बाय ए, सो आपका आ जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर बाय ए, ऊपर डी, नीचे एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है कैपेसिटेंस हम सी देंगे। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम प्रीवियस लेक्चर में डेराइव करके लाए थे, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम सी रखें, तो ध्यान से देखिए एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, यानी ये डी को अगर हम नीचे बुला लें तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इतना को हम क्या लिख सकते हैं, इतना को हम सी लिख सकते हैं। इस कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा फॉर्मूला, क्या आ जाएगा, हाफ क्यू स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट सी। तो ये आपका आ गया वर्क डन का नया फॉर्मूला। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया, सिंपली हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। तो ये अब फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस टाइप से हम लाए हैं, ये अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। किसका फॉर्मूला क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला आपका आ गया सिंपली हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। अब इसको थोड़ा सा और इजी करते हैं। ये तो आया वर्क डन, अब हम निकालते पोटेंशियल। हमको निकालना था क्या, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो सिंपली बात है, वर्क डन यहाँ निगेटिव है, अब पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज निगेटिव होता है। पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू याद रखिएगा, जब भी पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू 0 होता है वो हमेशा निगेटिव में ही होता है। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि सिंपली बात है कि पोटेंशियल जो भी होगा वो एजेंट के अगेंस्ट वर्क करता है। जैसे किसी का आपको पोटेंशियल बढ़ाना है,
जैसे इस पेन का पोटेंशियल आपको बढ़ाना है, सिंपली जितना आप हाइट ले जाइएगा उतना इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, और जितना हाइट नीचे कीजिएगा उतना पोटेंशियल घटेगा। तो अगर इसको हम इतना x डिस्टेंस से ऊपर किए तो इसका पोटेंशियल कितना हुआ, mgx से इंक्रीज कर गया। तो वही है पोटेंशियल। पोटेंशियल हमेशा निगेटिव होता है, मैक्सिमम 0 होता है, क्योंकि ये हमेशा एजेंट के अगेंस्ट में वर्क करता है। ये पेन जो है नीचे जाना पसंद कर रहा है, ये फ्री फॉल इसका नीचे के डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन हम इसको अगेंस्ट वर्क करते हैं, वही करते हैं वर्क डन बाय एजेंट, इसीलिए नेगेटिव हो जाता है। अब अगर कोई ये पूछे कि पोटेंशियल क्यों नेगेटिव होता है, क्योंकि हम जिस भी फील्ड में होता है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, इसके अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं, इसीलिए नेगेटिव आ रहा था। नेगेटिव ये कह रहा है कि जिधर फोर्स लगे उसके अगेंस्ट में अगर आप वर्क डन करते हैं तो वो नेगेटिव वर्क डन आता है। अब ध्यान से देखते हैं, अब इसको थोड़ा सा और करते हैं। हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव होता है, ये आप हमेशा याद रखिए, उसका मैक्सिमम वैल्यू 0 होता है। तो ये आप अब थोड़ा सा इसको हम और इजी करने का कोशिश करेंगे। अब हमको निकालना है पोटेंशियल। वर्क डन आ गया, अब वर्क डन आया था, इधर ध्यान से देखिए, वर्क डन ले आए। अब हम इसको जाएंगे, अब पोटेंशियल, पोटेंशियल को यू से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अब ध्यान से देखिए, अब इसी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। एजेंट जो वर्क कर रहा है वो नेगेटिव, लेकिन पोटेंशियल में ऑलवेज नेगेटिव होता है। ये आपको अब समझ में आ रहा होगा कि वहां नेगेटिव साइन क्यों आया था, क्योंकि पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव, मैक्सिमम वैल्यू इसका 0, पोटेंशियल कभी पॉजिटिव नहीं होता है। तो ध्यान से देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ q²/c। जो नेगेटिव साइन था वो इसलिए ही आ रहा था क्योंकि पोटेंशियल वर्क डन जो है वो समझिए कि पोटेंशियल ही है। जितना वर्क डन होता है वही, ध्यान से देखिए, जितना हम इसमें वर्क डन कर रहे हैं वही जो है पोटेंशियल के फॉर्म में इसमें। अब इसको x से अगर हम बढ़ाएं तो यही जो वर्क डन किए वही वर्क डन इसमें क्या हो जाता है, पोटेंशियल के टर्म में आ जाता है। तो जो वर्क डन है वही पोटेंशियल है। अब इसको थोड़ा सा और अगर हम क्लैरिफाई करें तो इस फॉर्मूले पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर में। हाफ q²/c। अब ध्यान से देखिए, इस पे चार्ज q है, सो q बराबर cv। ये सिंपली फॉर्मूला होता है ये कैपेसिटर में, q बराबर cv। अब बस इसमें हम बस इसको रखेंगे तो हाफ इंटू q को क्या लिख देंगे, cv। सो c इंटू वी का होल स्क्वायर बाई c। यहाँ से आपका निकल जाएगा हाफ, एक c से c कैंसिल हो जाएगा, हाफ cv²। तो ये आपका आ गया अब अल्टीमेट फॉर्मूला। अल्टीमेट फॉर्मूला क्या आ गया आपका, हाफ cv²। ये आपका अब स्टार पॉइंट आ गया। अब ये आप हमेशा याद रखेंगे, इंटायर चैप्टर के लिए ये वैलिड है। क्या आ गया, पोटेंशियल का फॉर्मूला हाफ cv²। अब ध्यान से देखिए, एक आप पढ़े होंगे हाफ mv², उसी टाइप से कुछ आ गया है। तो यहाँ पे v वेलोसिटी होता है, यहाँ v पोटेंशियल है। ध्यान दीजिए, फॉर्मूला दोनों एक ही टाइप दिखेगा, हाफ mv², हाफ cv²। यहाँ m मास होता है, यहाँ पे c कैपेसिटेंस है, तो उससे थोड़ा सा आप रैमिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ v वेलोसिटी होता है, यहाँ पे v पोटेंशियल बिटवीन टू कैपेसिटर। तो ध्यान दीजिए, दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है कि एक में v वेलोसिटी होता है, एक में पोटेंशियल होता है। अब इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करें, इस पोटेंशियल, अब ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, अब इसको हम देखेंगे। एक्चुअली एनर्जी डेंसिटी होता है, एनर्जी डेंसिटी इसको कहते हैं, ये होता है एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय इट्स टोटल वॉल्यूम। मतलब उसके वॉल्यूम में जब एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये आपका हो जाता है एनर्जी डेंसिटी। अब ध्यान से देखते हैं, एक कैपेसिटर से इसको हम सीखते हैं किस टाइप से होगा। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, इस पे चार्ज प्लस Q है, इस पे चार्ज माइनस Q है, इसके बीच का गैप को हम D ले लिए हैं। अब इस पे प्लस Q है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इसमें निकालते हैं
एनर्जी डेंसिटी। इस पे देखिए, जो पिछला फॉर्मूला और इस पे दोनों पे पूरा चैप्टर में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहले हम उसका थ्योरी बता देते हैं, उस पर बेस्ड हम फिर प्रॉब्लम देखेंगे। तो थ्योरी बस सिंपल सा है एनर्जी डेंसिटी का, बस ये आपका समझिए कि पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय इट्स टोटल वॉल्यूम। जब एनर्जी उसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तब उसके एक नया टर्मिनोलॉजी नाम देते हैं एनर्जी डेंसिटी। अब ध्यान से देखते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इधर होगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर of capacitance C। इसका कैपेसिटेंस C है। इस पे चार्ज हम किसी एक प्लेट पे Q दिए हैं, दूसरा प्लेट पे -Q दिए हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अभी हम निकाले थे, तो क्या आया था आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि कंडक्टिंग सरफेस है Q/2 दोनों टाइप ट्रांसफर हो जाता है। अब हम निकालते हैं, ये हमारा था। तो अभी हम निकाले तो आया आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या आया था, हाफ CV²। अब इसी को यूज करके हम एनर्जी डेंसिटी तक पहुंचेंगे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थ्योरी हम थोड़ा सा पढ़ाते थे, बाकी तो आपको पता ही होगा क्या क्या हम लाए। अब ध्यान से देखिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या आया था आपका, हाफ CV²। अब इसमें ध्यान से देखिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो कैपेसिटेंस इसका क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A/D, ये इसका कैपेसिटेंस होगा। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच का गैप D है, एक पे चार्ज +Q दिए है एग्जैक्टली, दूसरे पे -Q। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, हाफ कैपेसिटेंस का वैल्यू हम रख देंगे। कैपेसिटेंस क्या है आपका, एप्सिलॉन नॉट इंटू A डिवाइडेड बाई D। अब लास्ट में बचा V। V क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल है, पोटेंशियल बिटवीन टू प्लेट, पोटेंशियल बिटवीन टू प्लेट। अब ध्यान से देखते हैं पोटेंशियल क्या होगा इसके दोनों के बीच में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट सिग्मा/2 एप्सिलॉन। अब हमको निकालना है इसमें पोटेंशियल, मतलब दोनों के बीच का पोटेंशियल। जैसे कि पोटेंशियल का फॉर्मूला पहले बता भी चुके हैं, तो फिर भी पोटेंशियल क्या होता है, E.dr का इंटीग्रेशन, ये आपका हो जाता है इस पॉइंट को, लेट्स दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज V। सो पोटेंशियल बिटवीन VA माइनस VB, वी विल गेट दिस E.dr। dr क्या है, बीच का सेपरेशन। अब बीच का सेपरेशन क्या है, सिंपली बात है कि इसको हम इंटीग्रेट करके लास्ट में, तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको पता है सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट dr मतलब बीच का गैप। तो ध्यान से देखिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो तब ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं इंटीग्रेशन, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो सिंपली हो जाता है VA माइनस VB का सिंपली फॉर्मूला हो जाता है E.D। ये सिंपली फॉर्मूला हो जाता है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो तब हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं उसके बाद। लेकिन इस केस में इंटीग्रेशन करना नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और उसका वैल्यू क्या है, सिग्मा/2 एप्सिलॉन। अब ध्यान से देखिए E.D, ये आपका आ जाएगा VA माइनस VB, मतलब दोनों के बीच का गैप। अब एक ही अननोन आपको यहाँ बचा था, VA माइनस VB। अब इसका वैल्यू आप वहाँ पुट कर दीजिए, आपको क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यू विल हैव टू फाइंड। अब पहला हम पोटेंशियल एनर्जी, पहले भी पोटेंशियल एनर्जी ही निकाले थे, अब भी हम पोटेंशियल एनर्जी ही निकाल रहे हैं, लेकिन अब पोटेंशियल एनर्जी पहले किस फॉर्म में था? पोटेंशियल एनर्जी उसके कैपेसिटेंस और उसके बीच के पोटेंशियल के फॉर्म में था। अब आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में। देखिए फिजिक्स में बहुत टाइप का क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में पूछा जाएगा, तो आपसे फॉर्मूला में रहेगा वहां पे दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में आपको निकालना हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में हो, ध्यान से देखिए वही फॉर्मूला, लेकिन अब आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में आएगा, तो अलग अलग जगह इसका अलग अलग इस्तेमाल है। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में आपको अलग अलग फॉर्मूला का एप्लीकेशन अलग अलग जगह आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हम पहले भी लाए, अब इसको उसमें ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिंपली यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी हाफ कैपेसिटेंस आपको पता है एप्सिलॉन नॉट इनटू ए सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय डी। अब क्या करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी जिसका वैल्यू आपको पता है, सिग्मा का भी वैल्यू पता है, बाद में हम पुट कर लेंगे, अभी फिलहाल हम उसको सिग्मा ही रखते हैं। इसको थोड़ा सा इजी भी कर सकते हैं। सिग्मा क्या होता है आपको हम बताए थे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये हम पहले बता चुके हैं, सो इस पर हम ज़्यादा हम डिस्क्राइब इसको नहीं करेंगे। क्यू बाय ए, सिंपली क्यू बाय ए रख दे, तो इसको थोड़ा सा और इजी कीजिएगा तो आपका आ जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ये होल स्क्वायर के टर्मिनोलॉजी में आ गई। सो इसको आप थोड़ा सा और इजी करें तो आपका क्या आ जाएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट एक कैंसिल, और ध्यान से देखिए यहाँ और आपका थोड़ा सा काम इजी है, डी स्क्वायर आ जाएगा, एक डी से डी भी कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब ये ऊपर है तो ध्यान से देखिए, इसको अगर थोड़ा सा इजी कीजिएगा तो आपका आ जाएगा ए बाई डी, यहाँ से आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखिए एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, और क्या क्या टर्मिनोलॉजी आ रहा है? एक एरिया आ रहा है, एक डी से डी कैंसिल, सो यहाँ से आपका आ जाएगा हाफ, और हाँ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाएगा, सो एक एप्सिलॉन नॉट जाएगा तो एक एप्सिलॉन नॉट बचेगा, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, तो एक एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा नीचे। अब ध्यान से डी स्क्वायर से एक डी कैंसिल, तो ऊपर एक डी भी बच जाएगा, नीचे एक एप्सिलॉन नॉट बच गया, ऊपर एक डी बच गया, और क्या बच गया? सिग्मा स्क्वायर, और हाँ ऊपर एक और बच गया, एरिया भी बच गया, और कुछ बच गया नहीं। तो ये आपका आ गया फॉर्मूला आ गया। अब इसको थोड़ा सा कैपेसिटेंस के टर्म में हम लिखें। कैपेसिटेंस क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ध्यान से ये एप्सिलॉन नॉट भी आपको दिख रहा है, एक डी भी ऊपर बचेगा, एप्सिलॉन नॉट। अब एक एरिया भी आपको दिख रहा है, तो एप्सिलॉन नॉट एरिया बाई डी। अब इसको थोड़ा सा और इजी करें तो आपको ध्यान से देखिए, पोटेंशियल एनर्जी पहले भी निकाले थे हाफ सी वी स्क्वायर, अब पोटेंशियल एनर्जी आपको इस टर्म में आ रहा है। इसको थोड़ा सा और इजी करके आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। उसके बाद पोटेंशियल को उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सिंपली एनर्जी डेंसिटी। तो ये आपका पोटेंशियल आ गया। अब पोटेंशियल को उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तब जो आएगा उसको कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बेस्ट होगा, तो ये सब फॉर्मूला नहीं है, ये डायरेक्ट कंसेप्ट है, इस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ध्यान से निकालें। अब उसको किससे डिवाइड कर देंगे? उसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? ए उसका एरिया, डी उसका सरफेस एरिया। सो वॉल्यूम से उसको डिवाइड करेंगे, यानी ए इंटू डी से अगर इसको डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा? देखिए क्या मिलता है, हाफ बी एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा स्क्वायर अब ध्यान से देखते हैं यहाँ पे और क्या होगा। सिग्मा स्क्वायर आ गया, फिर ए आ गया,
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, किसी इसका वॉल्यूम क्या होगा, सरफेस एरिया ए है, बीच का सेपरेशन डी है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए इंटू डी। तो ए इंटू डी से इसको डिवाइड कर देंगे, ए से ए कैंसिल, डी से डी कैंसिल। अब आपके पास देखिए सिंपली क्या बन गया, इसको क्या कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ, नीचे एक एप्सिलॉन नॉट बचेगा, ए से डी और ऊपर सिग्मा स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इसको अगर एनर्जी के फॉर्म में ले आए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में अगर हम इसको लाने का कोशिश करें, अब एक ही फॉर्मूला का अलग अलग जगह इस्तेमाल है, तो आपको हर किसी को कन्वर्ट करना है। अब देखिए ये फॉर्मूला भी वही है, अब इसको थोड़ा सा और इजी करें तो क्या, सिग्मा को आप क्या लिख सकते हैं, सिग्मा को लिख सकते हैं यहाँ से, ध्यान से देखिए, सिग्मा को आप क्या लिख सकते हैं, सिग्मा को यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो भी आप लिख दें तो ध्यान से देखिए ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो सिग्मा को आप क्या लिख सकते हैं 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिए, अब क्या होगा, वो क्या आ जाएगा, हाफ ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान से देखिए, 3 फॉर्मूला अभी तक हम लाए, तो अब आपके लिए अब सिंपली फॉर्मूला क्या बन गया, अब सिंपली फॉर्मूला आपके लिए बन गया हाफ एप्सिलॉन नॉट, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला, ध्यान से देखो वो 4 मिस हो रहा था, इस वजह से 2 टाइम्स आ रहा था, तो यहाँ से 2 बच जाएगा। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर, यानी एनर्जी डेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, तो एनर्जी डेंसिटी उसके परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम पे डिपेंड करता है, उसके बीच के गैप के इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, और उसका स्क्वायर पे होता है। सो अभी तक जो हम फॉर्मूला लाएं, इसी पे ये पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ट होगा। और कुछ कंसेप्ट हैं जिसको हम और देंगे कि इसके बीच के गैप में हम क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फील करेंगे, जिसके वजह से इसका कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, उस पर भी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। बट ये आपका फॉर्मूला बस इतना का समराइज करने का बस इतना ही मतलब है कि आप ध्यान से देखिए, हर फॉर्म में आपका आ गया, एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में आपका आएगा तो 1/8 आ जाएगा, क्योंकि 1/4, तो ये 1/8 सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी टर्म में आपको चाहिए तो ध्यान से देखिए, एनर्जी का फॉर्मूला आ रहा है, एनर्जी डेंसिटी का आ रहा है हाफ इंटू 1/8, इसको आप लिख सकते हैं 1/8 सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन। ये फर्स्ट बार फॉर्मूला ये आया था, यानी कि अगर सिग्मा आपको पता है तो भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो आप ये निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए, एक ही फॉर्मूला दो अलग अलग, सिग्मा के फॉर्म में अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में अलग है, यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी पता हो तब भी आप इसका एनर्जी डेंसिटी निकाल सकते हैं। आपको उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी पता होना चाहिए, यानी सिग्मा पता होना चाहिए, तो 1/8 हो जाता है। और वही आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पुट कर दीजिए, मतलब जो भी दिया हुआ है उसके हिसाब से। तो क्या क्या हम सीखे, एक हाफ CV स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद क्या, उसके बाद हम क्या सीखे, वर्क डन हम सीखे थे, वो भी यही आया था हाफ CV स्क्वायर। इसी को यूज करके हम 2 फॉर्मूला भी हम डेराइव किए एनर्जी डेंसिटी का। अगर सिग्मा के टर्म में पूछे तो 1/8 सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में पूछे तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर। तो ये हम तीनों फॉर्मूला देखे, बस यही फॉर्मुलेशन एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी टू कैपेसिटर कनेक्टिंग वायर। अब 2 कैपेसिटर को, एक का कैपेसिटेंस C1 है, एक का कैपेसिटेंस C2 है, एक का चार्ज Q1 है, एक का चार्ज Q2 है। तो ये हम एक दूसरे पे इस टाइप से हम क्या किए हैं। अब हम करेंगे इसका, क्या ये एनर्जी लॉस करेगा गेन करेगा, ये तो हम बाद में देखेंगे। एक्चुअली पहले हम ये देखेंगे कि ये होगा क्या। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे कंसीडर
टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, एक का C1 एंड C2, एक पे चार्ज Q1 है, एक पे चार्ज Q2 है। अब हम क्या करेंगे, एक पे चार्ज Q1 है, एक पे चार्ज Q2 है। कंसीडर टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2। इसका कैपेसिटेंस क्या है, C1 और C2 दोनों का आपस में कैपेसिटेंस है। अब हम क्या करेंगे, अब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखिए, जब भी कैपेसिटर की हम बात करते हैं तो कैपेसिटर में हमेशा चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब दो कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब इस पे पहले चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज पहले Q2 है, तो लास्ट में एक्चुअली में क्या होगा, एक का कैपेसिटेंस C1 है, एक का कैपेसिटेंस। while connecting capacitor with wire charge is redistributed until potential of both capacitor becomes equal। अब ध्यान से देखिए, ये प्रोसेस कब तक चलेगा, ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब ध्यान से देखिए, इस टाइप से हम दो ग्लास लिए, इस टाइप से। अब ये दोनों के बीच में हम इस टाइप से, एक को हम पूरा फिल करके रखे थे, पूरा भरा हुआ था, एक पूरा नहीं, हाफ से थोड़ा सा ऊपर भरा हुआ था, ऐसे था इनिशियली पोजीशन पे, इस टाइप से था। क्या किए, दोनों को हम क्या किए, यहां से इस टाइप से विद द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल थिन होल, अब इसको हम कर देंगे तो क्या होगा, कब तक होगा, अब इसका कुछ जो ज्यादा है लास्ट में क्या हो जाएगा, दोनों का हाइट सेम हो जाएगा, यानी दोनों में जो पानी है लास्ट में सेम हो जाएगा। एक्चुअली में जो यहां वाटर का फ्लो है, फ्लो ऑफ वाटर एग्जैक्टली यहां पे वही खेल चार्ज का हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा इस प्रोसेस में। अब ध्यान से देखिए, एक पे हम Q1 चार्ज दिए, एक पे हम Q2 चार्ज दिए, एक का कैपेसिटेंस C1 है, एक का कैपेसिटेंस C2 है। तो ये कब तक चलेगा, अब ध्यान से देखिए, इसके हेल्प से आपको ये समझना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए ये कब तक होगा, तब तक होगा until the capacitance potential of both capacitor becomes equal। So consider the two capacitor of capacitance C1 and C2 while the connecting with wire charge is redistributed। मतलब चार्ज का फिर से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे इसमें वाटर का फिर से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इस केस में वाटर का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। मतलब जिसमें ज्यादा पानी है उसमें कम हो रहा है, जिसमें कम है उसमें ज्यादा हो रहा है। तो क्या हो रहा है, इसमें वाटर का रीडिस्ट्रीब्यूशन, फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब वाटर का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पे चार्ज का। सो जब भी आपको करंट में दिक्कत रहे चार्ज में, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, एक्चुअली फ्लो ऑफ चार्ज को आपको अगर सिंपली समझना है तो वो समझिए कि फ्लो ऑफ वाटर है, मतलब फ्लूड टाइप का बिहेवियर करता है। जैसा कि फ्लूड है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है, एग्जैक्टली इसमें भी वही खेल होता है। हमेशा हायर इलेक्ट्रिक फील्ड से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ये हमेशा वेरी करता है। अब सिंपली बात है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ध्यान से देखिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज है,
ये पॉजिटिव चार्ज है, एग्जैक्टली ये माइनस क्यू होगा। अब ये माइनस क्यू है तो इसको प्लस क्यू बना देते हैं, +2q, क्योंकि इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से करेगा तो ध्यान से देखिए इसमें क्या हो जाएगा। अब ये इस टाइप से वेरी करेगा, इसमें चार्ज का फ्लो इधर होगा, ये फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या कर करेगा, अब ध्यान से देखिए, इसको भी अगर हम पॉजिटिव देंगे तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, ये पॉजिटिव है और ये इसको हम नेगेटिव बना दिए, इसको पॉजिटिव बनाए तो ध्यान से देखिए ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो ध्यान से देखिए एक दूसरे को क्या करेगा, तब तक चलेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो ये प्रोसेस में एक्चुअली में एनर्जी का लॉस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एक गेन कर रहा है तो एक लॉस कर रहा है। तो लॉस क्यों करेगा, अब सिंपल सा बात है, हीट लॉस हो जाएगा। ये नहीं कि लॉस करेगा इसके वजह से, क्योंकि चार्ज तो हमेशा कंजर्व होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे, बट इसमें कुछ हीट एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी लॉस होता है। तो वो कितना होता है उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, तो उसका हम थ्योरी हम देख लेंगे, उस पर हम डायरेक्ट फिर क्वेश्चन करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसलिए हम थ्योरी थोड़ा सा देख लिए। इससे समझना बहुत आसान है, जब भी करंट का है तो इससे आप उसको क्या कंपेयर कर सकते हैं। तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये पॉजिटिव प्लेट यहाँ से चार्ज निकलेगा, इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, यानी ये अट्रैक्ट करेगा। आप ध्यान से देखिए, अगर हम पॉजिटिव दे देते हैं तो पॉजिटिव क्या करता, अब ध्यान से देखिए, चार्ज अगर पॉजिटिव से इधर जाएगा तो जब यहाँ पे आएगा तो ध्यान से देखिए, अगर ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, सिंपल सा बात है। अगर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये तो कैपेसिटर है, चार्ज तो है नहीं कि एक दूसरे को रिपेल करेगा, लेकिन वायर के थ्रू जब तक हाइयर और लोअर का कंसेप्ट नहीं बन रहा है तब तक तो ये फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा। अब ध्यान से देखते हैं, इसका जो होगा V, जिसको कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। अब कॉमन पोटेंशियल पे हम बात करेंगे एक एक करके, ये कॉमन पोटेंशियल क्या होता है। अब ध्यान से देखिए, इसके लिए हम रूल लगाएंगे। तो ये आपके लिए एजम्पशन था, ये सब रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज करना है, उसको हम एक वायर, सिंपली वायर से कनेक्ट किए हैं, तो इस टाइप से रीडिस्ट्रीब्यूशन उसमें होगा। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली चार्ज कंजर्वेशन लगाएंगे और उसका क्या वैल्यू आएगा। क्वेश्चन में तो आपसे डायरेक्ट पूछ देगा लॉस ऑफ एनर्जी बताइए, 4 ऑप्शन दे देगा, तो वहां पे कैसे कीजिएगा। तो ध्यान से देखिए, इसके लिए हम पहले करेंगे चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन मतलब पहले जितना चार्ज था उतना लास्ट में भी चार्ज होगा, यानी Q इनिशियल दैट इज इक्वल टू Q फाइनल। अब इनिशियली कितना चार्ज था, Q1 प्लस Q2, लास्ट में चार्ज क्या होगा, लास्ट में इसका पोटेंशियल V हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है Q बराबर CV होता है, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस। अब ध्यान से देखिए, आपको शायद हम अभी नहीं बताए हैं, शायद 1-2 लेक्चर में हम बताएंगे उसको एक एक करके, कि जैसा कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन जो होता है आप कैपेसिटेंस में देखते थे, मतलब करंट में देखते थे, वही आप कैपेसिटर में भी देखेंगे। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क बस ये रहेगा, जो पहले पैरेलल था वो सीरीज में, मतलब जिसको आप जब सीरीज में रहता था तो वो पैरेलल में हो जाएगा, जो पैरेलल में था वो सीरीज में हो जाएगा। क्यों, ये हम बाद में करेंगे, बस इतना अभी याद रखिए। और एक्चुअली में अगर वो याद रखेंगे तो आपको डायरेक्ट पता चलेगा। इसका कनेक्शन आपको दिख रहा होगा, डायरेक्ट कनेक्शन दिख रहा होगा, इसका डायरेक्ट हम फॉर्मूला बता सकते हैं, डायरेक्ट कि देखिए 12CV² होता है कि नहीं। लेकिन फिर भी पहले हम डायरेक्ट नहीं बताते, वो डायरेक्ट हम लास्ट में बताएंगे, 12CV² से हम डायरेक्ट बताएंगे, लेकिन अभी प्रोसेस से चलेंगे। चार्ज कंजर्वेशन, इनिशियल जितना चार्ज था फाइनल उतना ही हो जाएगा। इनिशियल में कितना चार्ज है, Q1 प्लस Q2, लास्ट में इसका पोटेंशियल V हो जाता है। और कैपेसिटेंस, अगर ध्यान से देखिए, इसका आप समझिए कैपेसिटेंस तो वही होगा, तो सिंपल सा बात है, पहले लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा Q1 भी सिंपल Q1, आप ध्यान से Q1 प्लस Q2 एक्चुअली में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब इसका वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए, यानी ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए। तो क्या होगा, Q1 को क्या लिख सकते हैं आप, Q1 को आप लिख सकते हैं Q1 C1, Q बराबर CV के फॉर्म में, फिर लिखिएगा Q2
C2 दैट इज इक्वल टू कैपेसिटेंस लास्ट में इसका क्या हो जाएगा, लास्ट में इसका कैपेसिटेंस C1। अब पोटेंशियल क्या हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तब तक चार्ज का फ्लो होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। पोटेंशियल लास्ट में दोनों का सेम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, V को हम कॉमन पोटेंशियल ले रहे हैं। सो Q इंटू वी प्लस C2 इंटू वी। तो यहाँ से V का वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो V का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से Q1 C1 प्लस Q2 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो ये आपका आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल। अब तो आपको क्या निकालना है, एनर्जी कंजर्वेशन। तो आपको निकालना है डेल्टा ई एनर्जी। सो एनर्जी कंजर्वेशन में जब भी आप बात करें तो क्या करेंगे, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। अब इनिशियल इसके पास कितना एनर्जी होगा, तो इनिशियल इसके पास हो जाएगा सिंपली एनर्जी इनिशियली इसके पास कितना एनर्जी होगा, हाफ, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, वही एनर्जी एक ही एनर्जी, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये इनिशियली इसके पास इतना एनर्जी होगा। सो ये इनिशियल एनर्जी, क्योंकि लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी। सो इनिशियल पहले लिखे, यही गेन होता तो फाइनल पहले लिख देते, फाइनल माइनस इनिशियल तो वो गेन हो जाता है, और अगर लॉस है तो इनिशियल माइनस फाइनल। फाइनल में क्या हो जाएगा, हाफ। अब दोनों का पोटेंशियल फाइनल में तो सेम ही हो जाएगा, दैट इज अ V। सो C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा इजी कीजिए, ये आपका आ जाएगा, यही आपको निकालना था, एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी। अब इसको थोड़ा सा डील कीजिए, V भी आपको पता है। अब इसको थोड़ा सा अगर आप डील कीजिएगा तो आपको आ जाएगा सिंपली, V का वैल्यू रख दीजिए इन टर्म्स ऑफ C1 C2 यहाँ पे आपको लिखा हुआ, और V का वैल्यू जब इसमें पुट कीजिएगा तो आपका सिंपली आ जाएगा C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू आपका हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा सिंपली लॉस ऑफ एनर्जी, V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1। आप ध्यान से देखिए, आप कहिएगा V1 माइनस V2 होगा कि V2 माइनस V1, दोनों के लिए वैल्यू वही होगा। सो लास्ट में इसका जो वैल्यू है यही इंपॉर्टेंट है, ये आपको कोई भी एक ऑप्शन में दिया रहेगा, आप डायरेक्ट आप इसको अब इजी कीजिए, देखिए V का भी वैल्यू निकलेगा। तो ये अब अगर आप लॉजिकली सोचे तो ये आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, अगर लॉजिकली सोचे तो। उसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्डअप होना चाहिए। हम आपको बनाते हैं कि वो किस टाइप से डायरेक्ट इसी पॉइंट पे आप पहुंचिएगा, V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1, जिसका भी पोटेंशियल ज्यादा होगा फ्लो उधर से होगा। ये तो है कि हायर से लोअर होगा। अब ध्यान से देखिए, इतना सारा प्रोसेस किए, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब कहिए कैसे, जैसा कि हम फॉर्मूला भी आपको हम बताए थे, हाफ CV स्क्वायर एनर्जी का होता है। अब C, अब ध्यान से देखिए, ये दो कैपेसिटर आपस में किस फॉर्म में कनेक्टेड है, सीरीज या पैरेलल। एक्चुअली में आपको दिख रहा होगा सीरीज, लेकिन ध्यान से देखिए, जो करंट में सीरीज होता था लेकिन वो कैपेसिटर में पैरेलल होता है। यह है सीरीज में, लेकिन इसका जो है समझिए कि करंट और कैपेसिटर में बस फर्क यही है कि दोनों में अगर आप फेज डिफरेंस देखिएगा, कैपेसिटर से फेज डिफरेंस इसका π/2 लेग करता है। जब भी हम पढ़ाएंगे आपको, शायद इलेक्ट्रिक AC पढ़ाएंगे तो AC में हम ये बताएंगे कि जो कैपेसिटर होता है वो π/2 लेग करता है, गेन नहीं करता है। गेन करता है आपको फिर इंडक्टिव सर्किट जब बताएंगे तो करेंगे, π/2 वो गेन करता है, बट ये लेग करता है, जिस वजह से जो आपको पैरेलल सीरीज दिख रहा है एक्चुअली वो पैरेलल है। अब ध्यान से देखिए कि दो कैपेसिटर है, दोनों सीरीज में है, मतलब है सीरीज में। आपको क्या समझना है, आपको समझना पैरेलल। क्यों? क्योंकि ये करंट से
π/2 लैग करता है, नोट लीड करता है। लीड करता है जब हम बताएंगे वो इंडक्टर होता है वो लीड करता है। तो ध्यान से देखिए, इसका अगर कैपेसिटेंस निकालिएगा तो क्या होता है, पैरेलल का क्या हो जाए, दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका निकालिए, सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दो पैरेलल है तो पैरेलल अगर इसका C1 इसका C2 है तो पैरेलल में क्या कीजिएगा, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, C1 इंटू C2 डिवाइडेड, ये क्या आ जाएगा इफेक्टिव। सो हाफ इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा। तो ये दोनों किस फॉर्म में है एक्चुअली में सीरीज में, लेकिन π/2 लैग करता है यानी पैरेलल में। तो पैरेलल क्या क्या हो जाएगा, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो ये आपका C के टर्म में आ गया, C इफेक्टिव। अब ध्यान से देखिए, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब ध्यान से देखिए, दोनों के बीच का, एक का C1 पोटेंशियल है, एक का C2 है। तो अगर C1 ज्यादा है या C2 ज्यादा है, कोई भी ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2, यही तो पोटेंशियल है। तो ये आप डायरेक्ट भी तो यहां से कर सकते थे, ये सिंपल कंसेप्ट है। और अगर कंसेप्ट नहीं है, बाकी आपके लिए इंटायर प्रोसेस, ये एक मेथड है, ये आप डायरेक्ट लॉजिक लगा सकते हैं सी इफेक्टिव वो वाला कंसेप्ट से। सी का क्या इफेक्टिव आ जाएगा C1 इंटू, और सिंपली बात है कि दोनों के बीच का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो गैप, जो गैप है वही पोटेंशियल हो जाएगा, सिंपल सा बात है। तो V2 माइनस V1 है, V1 माइनस V2। आप डायरेक्ट ये पूरा प्रोसेस से भी बच